क्या ये कल्पना भी की जा सकती है कि देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, मतलब जिन्हें जनता ने भारी बहुमत से चुना हो, और उनका चुनाव ही एक आम अदालत शून्य घोषित कर दे? सुनने में तो ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, उस एक अदालती फैसले को पलटने के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए रातों रात पूरे देश का संविधान ही बदल दिया जाए, ये कोई कहानी नहीं है। एकदम सही कह रही हैं आप। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक बहुत ही ठोस और कहूं तो अविश्वसनीय हकीकत है। हाँ। हम अक्सर व्यवस्थाओं को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि नियम हमेशा फिक्स होते हैं, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जहां नियम लिखे जा रहे थे, मिटाए जा रहे थे, और सत्ता की एक बेहद जटिल बिसात बिछी हुई थी, है ना? बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक उसी दौर के पन्नों में उतरने वाले हैं। हमारे पास 1971 से 1975 के संवैधानिक इतिहास पर आधारित एक बेहद विस्तृत लेक्चर के नोट्स मौजूद हैं। आज का हमारा मिशन है इस पूरी क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन को समझना, विशेषकर छात्रों और उन जिज्ञासु श्रोताओं के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे युद्ध, राजनीतिक टकराव और महत्वपूर्ण अदालती फैसलों ने आज के भारतीय शासन तंत्र को आकार दिया, और वो भी बिना किसी जटिल कानूनी शब्दावली के। एकदम सरल शब्दों में। और हाँ, शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आज की इस चर्चा में किसी एक राजनीतिक विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों और मूल स्रोतों के आधार पर इस दिलचस्प कहानी को डिकोड करना है। तो अगर हम इस कहानी की शुरुआत देखें तो इसकी नींव असल में 1966 में रखी गई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में अचानक निधन हो गया था। अच्छा, तो सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। 1966 से 1969 तक सत्ताधारी पार्टी के भीतर ही एक जबरदस्त टकराव चला। बिल्कुल चला। एक तरफ नई प्रधानमंत्री थी और दूसरी तरफ थे पार्टी के पुराने कद्दावर और अनुभवी नेता, जिन्हें उस समय सिंडिकेट कहा जाता था, है ना? हाँ, सिंडिकेट। देखिए, सिंडिकेट के नेताओं का गणित बहुत सीधा था। उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी एक अनुभवी नेता है, तो उन्होंने सोचा कि एक कम अनुभवी नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर वे सरकार की डोर पीछे से अपने हाथों में रख सकेंगे। मतलब वे उन्हें आसानी से अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। एकदम सही। अरे, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे किसी बड़ी कंपनी के पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी नए और अनुभवहीन जूनियर को कंपनी का सीईओ बना दिया हो। हाँ हाँ। ये सोचकर कि वो उसे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन उस नए सीईओ ने अपनी चालों से एक ही बड़ी डील में पूरे बोर्डरूम पर अपना कब्जा जमा लिया। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और भारतीय राजनीति के संदर्भ में वो जो बड़ी डील थी वो था 1971 का महायुद्ध। 1971 का युद्ध। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 1971 की ये घटना सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक नेता के सत्ता में पूरी तरह से अजेय रूप से काबिज होने की शुरुआत थी। तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ये विवाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच का था। पूर्वी पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी बांग्ला भाषा बोलती थी, उनकी संस्कृति अलग थी। हाँ। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने उन पर जबरदस्ती उर्दू भाषा और अपनी नीतियां थोपने की कोशिश की। और शायद यही भाषाई और सांस्कृतिक विवाद आगे चलकर पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका था। हाँ एकदम। हुआ ये कि 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। अच्छा। और पूर्वी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, अवामी लीग, उसने पूरे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भारी बहुमत हासिल कर लिया। उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लोकतांत्रिक नियम के हिसाब से तो बिल्कुल उन्हें ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और शासकों ने सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। अरे। इसके बजाय उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट नाम से एक बेहद क्रूर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। मैं यही पूछने वाली थी, ये ऑपरेशन सर्चलाइट असल में क्या था? नाम तो बहुत ही तकनीकी सा लगता है। नाम तकनीकी है, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयानक थे। पाकिस्तानी सेना ने आम बांग्ला भाषी नागरिकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों का बर्बर दमन शुरू कर दिया। बाप रे। हाँ, और इस खौफनाक हिंसा से बचने के लिए लाखों की संख्या में शरणार्थी सीमा पार करके भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में आने लगे। ये तो भारत के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा बोझ बन गया होगा। रातों रात इतने लाखों लोग। ये भारत के लिए सच में अस्तित्व का संकट था। और उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो शीत युद्ध का दौर था, है ना? एकदम।
अमेरिका और चीन दोनों ही मजबूती से पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। ऐसे में भारत को एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव चलना पड़ा। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा, तो उस संधि का असर ये हुआ कि अमेरिका या चीन सीधे तौर पर भारत पर हमला करने से हिचकिचाने लगे? बिल्कुल, भारत को वो कूटनीतिक और सैन्य सुरक्षा मिल गई जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। हाँ, और इसी कूटनीतिक ढाल के पीछे भारत ने अपनी सैन्य तैयारी की था, है ना? हाँ, महज 13 दिनों के भीतर ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नए स्वतंत्र देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ये सच में एक अभूतपूर्व घटना थी। लेकिन अगर हम अपनी मूल कहानी पर लौटें, तो इस अंतर्राष्ट्रीय जीत ने भारत के अंदर की राजनीति को कैसे बदला? क्योंकि जब किसी नेता को इतनी बड़ी सैन्य और वैश्विक जीत मिलती है, तो एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी तो आता होगा। बहुत बड़ा बदलाव आया। इस जीत ने देश के भीतर की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो नेता कुछ साल पहले तक अपनी ही पार्टी के बुजुर्ग नेताओं से संघर्ष कर रही थी, वे अब रातों रात एक अजय, करिश्माई और अपार लोकप्रिय नेता बन गई। और विपक्ष का क्या हुआ? विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया। जब 1972 में राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, तो लगभग हर राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अब केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता पूरी तरह से एक ही जगह केंद्रित हो गई थी। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस असीम सत्ता का नतीजा क्या हुआ? देखिए, क्योंकि जब कोई विरोध करने वाला ही नहीं बचता, तो सत्ता को लगने लगता है कि अब कोई नियम उन पे लागू ही नहीं होते। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर संसद को रेफरी यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया, तो उन्होंने खेल के नियम ही बदल दिए? सत्ता का ये एक स्वाभाविक चरित्र होता है। सरकार का तर्क था कि वो गरीबी हटाओ और अपनी समाजवादी नीतियों को जमीन पर उतारना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन उनके कई बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी और अदालतें संविधान के आधार पर सरकार के खिलाफ फैसले सुना रही थी। तो सरकार को लगा कि अगर देश का विकास करना है तो अदालतें इसमें रोड़ा बन रही है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अदालतें रोड़ा कैसे बन रही थीं? इसे समझने के लिए हमें गोलकनाथ केस को देखना होगा। गोलकनाथ केस? हाँ, 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। अदालत ने कहा कि संसद नागरिकों के मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में कोई कटौती नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब सरकार संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो नागरिकों के बुनियादी अधिकार ही छीन ले। बिल्कुल। तो फिर सरकार ने इस अदालती लक्ष्मण रेखा का क्या किया? सरकार ने उस लक्ष्मण रेखा को ही मिटाने का फैसला कर लिया। अरे! 1971 के बाद एक कई बड़े संवैधानिक संशोधन किए गए। सबसे पहले आया 24th संविधान संशोधन। इसके जरिए गोलकनाथ केस के फैसले को ही पलट दिया गया। ये साफ कर दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में, यहां तक कि मूल अधिकारों में भी बदलाव करने की पूरी शक्ति है। मतलब सरकार ने साफ कर दिया कि वो ही सबसे ऊपर है। इसके बाद हमारे नोट्स में 25वें संशोधन का जिक्र है, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा था। हाँ, इसमें संपत्ति के अधिकार में कुछ बदलाव किया गया था, सही? एकदम सही। 25वें संशोधन ने एक बहुत ही तकनीकी लेकिन गहरा प्रभाव डालने वाला बदलाव किया। कैसा बदलाव? सरकार ने संविधान से संपत्ति के बदले दिए जाने वाले मुआवजा शब्द को हटाकर उसकी जगह रकम शब्द डाल दिया। रुकिए, तो क्या सरकार ने सिर्फ डिक्शनरी का एक शब्द बदलकर ये तय कर लिया कि अगर वो किसी की संपत्ति लेंगे तो उसकी असली कीमत नहीं चुकाएंगे? मतलब सिर्फ एक शब्द का खेल? हाँ, सरकार का समाजवादी तर्क किया था कि अगर वे लोक कल्याण के लिए या गरीबों में बांटने के लिए किसी अमीर व्यक्ति की संपत्ति या कोई बड़ा बैंक अपने कब्जे में लेते हैं, तो वे उसे बाजार के भाव पर करोड़ों रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि मुआवजा शब्द का कानूनी मतलब होता है एकदम उचित बाजार मूल्य, इसलिए उन्होंने इसे रकम कर दिया। तो इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब यह था कि सरकार अपनी मर्जी से तय करेगी कि किसे कितना पैसा देना है, और सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति इस रकम को लेकर अदालत में चुनौती नहीं दे सकेगा। ये तो बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद 26वां संशोधन आया, जिसके जरिए आजादी के वक्त पुराने राजा महाराजाओं को जो विशेष भत्ते या प्रिवी पर्स देने का वादा किया गया था, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। लेकिन मुझे जिस संशोधन ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था 28वां संशोधन। हाँ, 28वें संशोधन ने भारतीय सिविल सेवा यानी जो पुराने आईसीएस अधिकारी थे, उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। और इसी दौर में एक नया विचार पनपने लगा था,
जिसे प्रतिबद्ध नौकरशाही या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहा गया। सरकार का मानना था कि अधिकारियों को सिर्फ नियमों और फाइलों के प्रति नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों और विजन के प्रति भी पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या सरकार का ये सोचना पूरी तरह से गलत था? मतलब आखिर नीतियां लागू करने के लिए अफसरों का सरकार के विजन के साथ होना भी तो जरूरी है। अगर अफसर सरकार की सुनेंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा? देखिए, सिद्धांत रूप में ये तर्क बहुत अच्छा लगता है कि अफसर नीतियों को लेकर ऊर्जावान हों। हाँ। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका खतरा बहुत बड़ा है। नौकरशाही की निष्ठा संविधान और कानून के प्रति होनी चाहिए, किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक नेता के प्रति नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर अफसर सिर्फ शासक के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएंगे तो वे निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाएंगे, वे सत्ता के तूल बन जाएंगे। और इन सभी संशोधनों ने 24वें से लेकर 28वें तक कार्यपालिका को असीम शक्तियां दे दी थीं और न्यायपालिका को हाशिए पर धकेल दिया था। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। सरकार ने केरल के भूमि सुधार कानूनों को 29वें संशोधन के जरिए संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। ये 9वीं अनुसूची क्या भला है? 9वीं अनुसूची को आप संविधान का एक ऐसा सेफ बॉक्स समझ सकती हैं जो पहले संविधान संशोधन के जरिए बनाया गया था। सेफ बॉक्स? हाँ, नियम यह था कि अगर सरकार किसी भी कानून को इस 9वीं अनुसूची वाले बॉक्स में डाल देती है तो भारत की कोई भी अदालत उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। यानी अदालत उस पर सुनवाई ही नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो सरकार जो चाहे कानून बनाए और उसे सेफ बॉक्स में डालकर भूल जाए। लेकिन न्यायपालिका भी शांत बैठने वाली नहीं थी। एकदम। यहाँ से भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार होता है 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये कोई आम केस नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजों की एक विशेष पीठ बैठी थी। भारत के न्यायिक इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। 13 जजों की बेंच? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस एक फैसले को सुनने में। हाँ, क्योंकि दांव पर देश के संविधान का भविष्य लगा था। 13 जजों की इस बेंच ने 7-6 के बहुत ही संकीर्ण बहुमत से एक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। अदालत ने 24वें और 25वें संशोधन को सही तो ठहराया और ये मान लिया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। अच्छा, तो फिर बदलाव क्या हुआ? उन्होंने एक नई और सबसे जरूरी अवधारणा पेश कर दी, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये मूल ढांचा असल में है क्या? अगर इसे बहुत सरल शब्दों में समझना हो तो कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने घर की मरम्मत की जा रही हो। हाँ। आप घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, खिड़की दरवाजे बदल सकते हैं, दीवारों का रंग बदल सकते हैं, लेकिन उन बुनियादी पिलर्स या लोड बियरिंग दीवारों को नहीं गिराया जा सकता जिन पर उस पूरे घर की छत टिकी हुई है। क्योंकि अगर पिलर्स गिरा दिए तो पूरा घर ढह जाएगा। एकदम सही। बहुत ही सटीक उदाहरण है। यानी संसद संविधान को बदल सकती है लेकिन उसकी आत्मा को नहीं मार सकती। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव और न्यायपालिका की आज़ादी जैसे सिद्धांत इसी मूल ढांचे का हिस्सा हैं। अगर संसद कोई ऐसा संशोधन पास करती है जो लोकतंत्र को ही खत्म कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन को रद्द कर सकता है। क्या बात है! इस एक फैसले ने भारतीय लोकतंत्र को भविष्य में किसी भी तानाशाही रवैये से हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? एक तरफ दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये ऐतिहासिक कानूनी और दार्शनिक लड़ाई चल रही थी। हाँ? लेकिन क्या जमीनी स्तर पर आम नागरिक इन 24वें या 25वें संशोधनों के बारे में सोच रहा था? बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्रोतों के अनुसार इसी समय सड़कों पर एक बहुत बड़ा उबाल आ रहा था। ये कितनी हैरानी की बात है कि जो नेता सिर्फ 2-3 साल पहले तक देश की सबसे बड़ी हीरो थी, अचानक पूरे देश के छात्र उनके खिलाफ सड़कों पर कैसे उतर आया? क्योंकि देखिए, कानूनी बहसों से लोगों का पेट नहीं भरता है। जमीनी हकीकत बहुत भयानक थी। 1973-74 के दौर में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा तेल संकट आया जिसे ऑयल शॉक कहते हैं। अरब देशों ने तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी और भारत में भयंकर सूखा भी पड़ा था उसी वक्त। हाँ, सूखा पड़ा और महंगाई का आंकड़ा 30% को पार कर गया। जो गरीबी हटाओ का नारा था वो हकीकत में गरीबी बढ़ा रहा था। बाप रे, 30% महंगाई! बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपने चरम पर थे और जब युवाओं का भविष्य अंधकार में दिखता है तो उनका गुस्सा सड़कों पर ही फूटता है। इस गुस्से की पहली चिंगारी गुजरात से उठी, जिसे
नवनिर्माण आंदोलन कहा गया। बिल्कुल। और इसके पीछे का कारण जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। कोई बड़ा राजनैतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की मेस फीस बढ़ने से ये आंदोलन शुरू हुआ था। वो सिर्फ एक ट्रिगर था, अंदर का गुस्सा बहुत बड़ा था। छात्रों का ये आंदोलन इतना उग्र हो गया कि राज्य की सत्ता हिल गई। मोरारजी देसाई जैसे कद्दावर विपक्षी नेता इस आंदोलन में शामिल हो गए और अनशन पर बैठ गए। अच्छा। अंततः राज्य के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल की सरकार गिर गई और विधानसभा को भंग करना पड़ा। मैंने पढ़ा है कि इसी घटना के बाद 33वां संविधान संशोधन लाया गया था। वो किस लिए था? दरअसल गुजरात आंदोलन के दौरान छात्रों ने विधायकों पर इस्तीफा देने का जबरदस्त दबाव बनाया था। हाँ। कई इस्तीफे जबरदस्ती लिए गए थे। इससे 33वां संशोधन लाया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब कोई विधायक या सांसद इस्तीफा दे तो स्पीकर को ये जांचने का अधिकार हो कि इस्तीफा दबाव में दिया गया है या स्वैच्छिक है। लेकिन ये आग सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रही। गुजरात से ये आंदोलन बिहार पहुंचा। बिल्कुल। जहां छात्रों ने एक बड़ा मंच तैयार किया, जिससे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे भविष्य के बड़े नेता उभरे। हाँ। एक ही आंदोलन एक राष्ट्रीय सुनामी तब बना जब इसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति की एंट्री हुई, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। जेपी उस समय राजनीति से संन्यास ले चुके थे और सर्वोदय कार्यों में लगे थे। लेकिन जब छात्रों ने उनसे नेतृत्व का आग्रह किया तो वो बाहर आए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति। जेपी ने साफ किया कि ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य की सरकार बदलने की नहीं है, बल्कि ये पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। उनके एक इशारे पर पूरे देश का बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हो गया। और इसी जनाक्रोश के माहौल में मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल हुई। एकदम। 17 लाख से ज्यादा रेल कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। करीब 20 दिनों तक पूरे देश की जीवन रेखा मानी जाने वाली रेलवे थम गई। सरकार चारों तरफ से घिर चुकी थी। और इन सब घटनाओं का चरम वो दिन था जिसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा पलट कर रख दिया। एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 12 जून 1975। हाँ। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस एक दिन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगता। एक ही दिन के भीतर सिर्फ चंद घंटों के अंतराल पर सत्ता के गलियारों में 3 ऐसे धमाके हुए जिन्होंने सरकार की जड़ें हिला दी। बिल्कुल। दिन की शुरुआत एक बुरी खबर से हुई। 12 जून की सुबह प्रधानमंत्री की कोर टीम के सबसे अहम रणनीतिकार और उनके बेहद करीबी सलाहकार डीपी धर का निधन हो गया। ओहो। ऐसे संकट के समय में अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को खोना एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका था। फिर उसी दिन दोपहर में गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे। हाँ। गुजरात में चुनाव ना हो इसके लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन मोरारजी देसाई के अनशन के कारण चुनाव कराने पड़े और जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। अच्छा। वहां गैर कांग्रेसी दलों के गठबंधन यानी जनता मोर्चा ने जीत हासिल कर ली। ये सत्ताधारी दल के लिए दूसरा बड़ा झटका था। लेकिन तीसरा और सबसे विध्वंसक झटका तो शाम को आया, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से। एकदम। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। उन्होंने 1971 के रायबरेली चुनाव में प्रधानमंत्री के चुनाव को ही खारिज कर दिया। इसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर आरोप क्या था। यह कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि चुनाव नियमों के तकनीकी उल्लंघन का मामला था। तकनीकी उल्लंघन। हाँ। विपक्ष के उम्मीदवार राजनारायण ने आरोप लगाया था कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर थे, जो आधिकारिक तौर पर उस वक्त एक सरकारी कर्मचारी थे। अच्छा, तो एक सरकारी कर्मचारी का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। बिल्कुल गैर कानूनी है। यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सीधा उल्लंघन था। जस्टिस सिन्हा ने बहुत ही निर्भीकता से काम करते हुए न सिर्फ उस चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, बल्कि प्रधानमंत्री को अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने या कोई भी पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया। मतलब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव एक अदालत ने रद्द कर दिया। क्या उस वक्त किसी ने कल्पना भी की होगी? किसी ने नहीं सोचा था। इस एक फैसले ने विपक्ष की पूरी मुहिम को एक नैतिक और कानूनी हथियार दे दिया। हाँ। अब सड़कों पर हो रहे विरोध को अदालत की मोहर मिल गई थी। हाँ। जेपी और मोरारजी देसाई ने तुरंत प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेजी से घटी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
24 जून को सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक अंतरिम आदेश दिया। अच्छा। उन्होंने पूरा स्टे नहीं दिया, बल्कि एक शर्तीय मोहलत दी कि प्रधानमंत्री पद पर तो बनी रह सकती हैं, लेकिन वे संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती और ना ही वोट कर सकती। और अगले ही दिन 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली कर दी। वहां का माहौल एकदम चार्ज था। बिल्कुल। उन्होंने सेना और पुलिस से रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं पढ़ते हुए अपील कर दी कि वे सरकार के किसी भी असंवैधानिक आदेश को न माने। हाँ। और फिर उस रात जो हुआ उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। 25 जून 1975 की आधी रात को संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए आंतरिक अशांति का हवाला देकर देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। बिना कैबिनेट की मंजूरी के रात के अंधेरे में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करवाए गए। एकदम सही। रातों रात अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि सुबह की खबरें ना छप सके। जेपी मोरारजी देसाई समेत विपक्ष के हर छोटे बड़े नेता को सोते हुए गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन सरकार इतने पर ही नहीं रुकी। अपने उस रद्द हुए चुनाव को बचाने के लिए नए संवैधानिक संशोधन लाए गए। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है, क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तब बच सकती है जब कानून देश के भविष्य के लिए नहीं बल्कि महज एक व्यक्ति की सत्ता को बचाने के लिए लिखे जाने लगे? सोचने वाली बात है। इमरजेंसी के दौरान 38वां और 39वां संविधान संशोधन लाया गया। इन संशोधनों के बारे में पढ़ते हुए सच में हैरानी होती है। 38वें संशोधन में कहा गया कि इमरजेंसी की घोषणा और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को किसी भी अदालत में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। मतलब अदालत के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। और 39वां संशोधन तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का मजाक था। वो कैसे? इसमें यह तय कर दिया गया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी सामान्य अदालत या हाईकोर्ट में चुनौती दी ही नहीं जा सकती। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कि अगर कोई टीम क्रिकेट का मैच हार रही हो तो वो नियम बदलकर अंपायर को ही बाहर निकाल दे। हाँ, बिल्कुल। और स्कोरबोर्ड को हमेशा के लिए तिजोरी में बंद कर दे। पुराने चुनाव कानूनों को रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से यानी बीते हुए समय से लागू करते हुए बदल दिया गया। जिन कानूनों के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो चुनाव रद्द किया था, उन कानूनों को ही बदल दिया गया और उठाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, ताकि न्यायपालिका चाहकर भी कुछ न कर सके। इन संशोधनों ने सुप्रीम कोर्ट के हाथ पूरी तरह से बांध दिए थे। हाँ। संविधान की मूल भावना को ताक पर रखकर व्यवस्था की सारी शक्तियां एक ही जगह केंद्रित कर दी गई थीं। इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम देख सकते हैं कि छात्रों और इतिहास को समझने वालों के लिए 1966 से 1975 का ये दशक कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है। एक तरफ हमारे पास 1971 की महान कूटनीतिक और सैन्य जीत थी जिसने भूगोल बदल दिया, तो दूसरी तरफ आपातकाल और ऐसे संवैधानिक संशोधन थे जिन्होंने देश के लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया। लेकिन इतिहास का संतुलन देखिए। इसी भारी उथल-पुथल और टकराव के बीच से मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का वो सिद्धांत भी निकला जो आज भी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और अंतिम रक्षक बनकर खड़ा है। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के विचार के लिए एक आखिरी तथ्य छोड़ना चाहूंगी जो इन स्रोतों में छिपा है। बताइए। अगस्त 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक भयानक सैन्य तख्तापलट हुआ था। हाँ, वो बहुत ही खौफनाक था। वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। स्रोतों के अनुसार इस नृशंस घटना ने भारत के शीर्ष नेतृत्व के मन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आपातकाल के दौरान उठाए गए कठोर और तानाशाह कदमों के पीछे सिर्फ सत्ता बचाने की भूख थी, या फिर अपने और अपने परिवार के शारीरिक अस्तित्व को लेकर एक गहरा अनकहा डर भी घर कर गया था? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब किसी देश की विशाल नीतियां और संवैधानिक फैसले एक नेता के व्यक्तिगत डर और असुरक्षा से तय होने लगे, तो उस लोकतंत्र की दिशा क्या होगी? इस पर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ।